भारत में एक नाम ऐसा है जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि देश की पहचान का हिस्सा बन गया है, टाटा। कभी सोचा है कि एक परिवार का नाम पूरे देश की कहानी कैसे बन सकता है? अच्छा जरा सोचिए, सुबह जो चाय पीते हैं, खाने में जो नमक है, जो गाड़ी चलाते हैं, जिस स्टील से घर बनता है, जिस होटल में रुकते हैं, जिस एयरलाइन से उड़ते हैं, कहीं ना कहीं टाटा का नाम जुड़ा ही होता है। मतलब हमारी जिंदगी में ये ग्रुप कितनी गहराई तक समाया हुआ है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये 150 साल पुराना 160 अरब डॉलर का इतना बड़ा एम्पायर ये बना कैसे? और वो कौन था, वो कौन इंसान था जिसने इसे आज के मॉडर्न जमाने में एक नई पहचान दी? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, एकदम जड़ों तक। देखिए, ये जो एम्पायर है ना, इसकी नींव सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं रखी गई थी। इसकी नींव थी मजबूत उसूलों पर, और ये शुरुआत की थी इसके फाउंडर जमशेदजी टाटा ने। तो कहानी शुरू होती है 1822 में। जमशेदजी टाटा, जो गुजरात के एक पारसी पुजारी परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने सिर्फ एक कॉटन मिल नहीं खोली, बल्कि 1903 में, सोचिए 1903 में भारत को उसका पहला 5 स्टार होटल दिया, द ताज होटल, और वो भी बिजली के साथ। 1904 में जब वो गुजरे, तब तक वो आने वाले भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके थे। और यही वो बात है जो जमशेद जी को अपने वक्त से बहुत बहुत आगे ले जाती है। जरा सोचकर देखिए, 1870s की बात हो रही है, जब दुनिया में लेबर राइट्स की कोई बात तक नहीं करता था। तब वो अपने वर्कर्स के लिए पेंशन फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और यहां तक कि 8 आवर वर्क का दिन, ये सब लागू कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, बल्कि फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज के जरिए एक पूरी कम्युनिटी खड़ी की। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और सीधा आते हैं मॉडर्न जमाने में। और यहां एंट्री होती है उस इंसान की जिसका नाम आज टाटा का दूसरा नाम बन चुका है, रतन टाटा। लेकिन एक बात है, टॉप तक पहुंचने का उनका सफर वो कोई सीधी आसान सड़क नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन रतन टाटा परिवार की जो मेन लाइन थी उसके डायरेक्ट वारिस नहीं थे। उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो देखिए, हुआ ये था, जो फाउंडर थे जमशेद जी, उनके छोटे बेटे थे रतन जी। उनका देहांत जल्दी हो गया। बाद में उनकी पत्नी ने एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया जिनका नाम था नवल टाटा। और रतन टाटा उन्हीं नवल टाटा के बेटे हैं। मतलब वो सीधे वंशज नहीं थे, बल्कि एक अडॉप्टेड लाइन से आए थे। और उनका जो शुरुआती करियर था ना, वो भी कोई फूलों का सेज नहीं था। उन्हें हमेशा डूबती हुई कंपनियों को बचाने का जिम्मा मिलता था। जैसे नेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे उन्होंने लगभग उभार ही लिया था, लेकिन तभी देश में इमरजेंसी लग गई और कंपनी बंद हो गई। फिर उन्होंने एम्प्रेस मिल्स को बचाने की जीतोड़ कोशिश की, पर मैनेजमेंट ने उसे बंद करने का ही फैसला कर लिया। मतलब एक के बाद एक नाकामयाबियां ही हाथ लग रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी कामयाबी से पहले बड़ी मुश्किलें आती हैं, और यही मुश्किलें रतन टाटा के करियर के सबसे बड़े, सबसे यादगार चैप्टर की जमीन तैयार कर रही थीं। ये कहानी है टाटा मोटर्स की, एक ऐसी कहानी जो अपमान से शुरू हुई और एक जबरदस्त जीत पर जाकर खत्म हुई। तो साल था 1998। रतन टाटा ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया, भारत की पहली पूरी तरह से भारत में बनी कार, टाटा इंडिका। सपना बहुत बड़ा था, लेकिन बाजार ने इसे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कमर्शियल फेलियर थी और कंपनी पर जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर आ गया था। कंपनी को बेचने का इतना दबाव था कि रतन टाटा फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका गए। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने उनसे कहा, जब आपको पैसेंजर कार बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप इसमें घुसे ही क्यों? सोचिए ये कितना बड़ा अपमान रहा होगा। बस वो एक लाइन काफी थी। रतन टाटा उस मीटिंग से बाहर आ गए, कोई डील नहीं की। उन्होंने फैसला कर लिया था टाटा मोटर्स बिकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी इसे फिर से खड़ा करने में, और इसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर ही दम लिया। और फिर कहानी में आता है एक 9 साल का लीप। ठीक 9 साल बाद अब वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और अपने 2 आइकॉनिक ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को बेचना चाहती थी। इस बार खरीदार कौन था? रतन टाटा। और वही बिल फोर्ड मुंबई आकर रतन टाटा से कहते हैं, आप जैगवार लैंड रोवर खरीदकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। क्या कमाल का पल रहा होगा वो। लेकिन देखिए, रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस में मिली जीतों की कहानी नहीं है। उनकी असली पहचान तो उनके किरदार और उनकी दरियादिली की कहानियों में छुपी है। यही बातें उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती हैं। जैसे 2018 की बात है, उन्हें प्रिंस चार्ल्स से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए बकिंघम पैलेस बुलाया गया था। बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन जिस दिन सेरेमनी थी उसी दिन उनका एक प्यारा पालतू कुत्ता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और खुद प्रिंस चार्ल्स को मैसेज करके बताया कि वो इस हाल में अपने कुत्ते को छोड़कर नहीं आ सकते। और ऐसा ही कुछ 26/11 के मुंबई हमलों के बाद देखने को मिला। जब टाटा के ताज होटल पर वो भयानक हमला हुआ, तो उसके बाद रतन टाटा खुद उन सभी 80 कर्मचारियों के परिवारों से मिलने गए जो उस हमले से प्रभावित हुए थे। और उन्होंने सिर्फ मुलाकात नहीं की, उन्होंने वादा किया कि टाटा ट्रस्ट जिंदगी भर उनके बच्चों की पढ़ाई और परिवार का सारा खर्च उठाएगा। और वो वादा आज भी निभाया जा रहा है। ये है वो विरासत जो आज भी कायम है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा है, रतन टाटा के बाद कौन? इस इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर आखिर किसके हाथ में जाएगी? तो कौन हो सकता है अगला वारिस? देखिए, रेस में कुछ नाम हैं। एक है रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा, फिर हैं नोएल की 2 बेटियां लिया और माया जो ग्रुप में काम भी कर रही हैं।
एक और नाम है रतन टाटा के अपने भाई जिमी का, लेकिन वो हमेशा बिजनेस से दूर ही रहे हैं। खैर, आखिरी फैसला तो टाटा ट्रस्ट के हाथ में ही होगा, जो इस विरासत के असली रखवाले हैं। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम टाटा के इस पूरे सफर को देखते हैं, जिसमें बिजनेस के साथ साथ देश को बनाने की, समाज की जिम्मेदारी उठाने की एक गहरी सोच जुड़ी है, तो मन में एक सवाल आता है, क्या कोई एक कंपनी, कोई एक कॉर्पोरेशन, किसी देश की ज़मीर, उसकी अंतरात्मा हो सकती है? कुछ विरासतें होती है ना, वो दौलत से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती हैं कि उन्होंने एक देश और उसके लोगों की जिंदगी में कितना फर्क पैदा किया। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खुद रतन टाटा के शब्दों से। उन्होंने अपनी विरासत के लिए बस इतनी सी चाहत रखी, लेकिन ये जो फर्क था, ये आखिर कितना बड़ा था? जरा सोचिए, जब रतन टाटा ने 1991 में चेयरमैन का पद संभाला तो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू था लगभग $4 अरब, और 2012 में जब वो रिटायर हुए तब यह आंकड़ा $100 अरब को पार कर चुका था। मतलब एक असाधारण जबरदस्त ग्रोथ। देखिए, आंकड़े तो अपनी कहानी कहते ही हैं, लेकिन रतन टाटा के लिए कामयाबी का असली पैमाना कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरा था। और इस गहरी सोच को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, मतलब एक सदी से भी ज्यादा पीछे, जहां टाटा ग्रुप की फिलॉसफी की असल में नींव रखी गई थी। अब ये कहानी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक जहाज पर एक अचानक हुई मुलाकात ने टाटा ग्रुप की पूरी दिशा ही बदल दी। जमशेदजी टाटा को स्वामी विवेकानंद ने प्रेरित किया कि अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है तो हमें साइंस और एजुकेशन की सख्त जरूरत है, और बस इसी एक चिंगारी से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे महान संस्थान का जन्म हुआ। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि टाटा की बुनियाद में ही देश को बनाने का जज्बा था, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। और यही सोच, यही विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती गई। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रतन टाटा ने इस विरासत को पर्सनली कैसे आगे बढ़ाया, अपने साहसी और दमदार लीडरशिप से। उनकी एक लाइन है ना, ये उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। वो हमेशा वही काम हाथ में लेते थे जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी, जिसके लिए सब कहते थे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। टाटा इंडिका की कहानी बिल्कुल ऐसी ही थी। हर किसी ने उन्हें चेतावनी दी कि ये नहीं हो सकता। लोगों ने कहा, किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। रतन टाटा ने यह साबित कर दिया कि भारतीय इंजीनियर भी वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं। वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक राष्ट्र का आत्मविश्वास था जो सड़कों पर दौड़ रहा था। और ये स्लाइड तो कमाल की कहानी बताती है कि कैसे वक्त पलटता है। 1999 में जब टाटा मोटर्स मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो फोर्ड ने उनका अपमान किया, लेकिन रतन टाटा ने उस अपमान को एक चुनौती की तरह लिया, और ठीक 9 साल बाद उन्होंने उसी कंपनी के 2 सबसे बड़े ब्रांड्स खरीदकर, जिसे कहते हैं ना, इतिहास रच दिया। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस की बड़ी बड़ी जीतों की नहीं है। इसके दिल में, इसके कोर में कुछ और है, कुछ ऐसा जो मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है उनके सिद्धांत। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यह दिखाता है कि जो मेन कंपनी है टाटा सन्स, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कंपनी का ज्यादातर मुनाफा घूम फिर कर समाज की भलाई के कामों में ही लग जाता है। ऐसा बिजनेस मॉडल आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। और इन सिद्धांतों की, इन वैल्यूज की सबसे बड़ी परीक्षा हुई 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान। उस मुश्किल घड़ी में टाटा ग्रुप ने जो किया, वो इंसानियत की एक मिसाल बन गया। उस रात ताज होटल के कर्मचारियों के पास कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं था, ये उनके अंदर की भावना थी। बाद में रतन टाटा ने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसने जाति या धर्म देखे बिना हर पीड़ित की मदद की। ये कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से बहुत बहुत आगे की बात थी। ये करुणा का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और ये जो दया की भावना है ना, ये सिर्फ बड़े संकटों तक ही सीमित नहीं थी, ये उनके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी झलकती थी। रतन टाटा का जानवरों के लिए, खासकर कुत्तों के लिए जो प्यार था, वो तो जग जाहिर है। चाहे वो आवारा कुत्तों के लिए सेफ्टी कॉलर बनवाना हो या अपने हेडक्वार्टर में ही उनके लिए एक जगह बनाना हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने शांतनु नायडू के साथ मिलकर गुड फेलोज जैसा स्टार्टअप भी शुरू किया, जो बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने का काम करता है। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? हम उनकी इस विरासत से क्या ले सकते हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए कोई लैंड रोवर खरीदने की जरूरत नहीं है, बस 2 बहुत सिंपल सी बातें। पहली, बेजुबान जानवरों के प्रति थोड़ी दया दिखाएं, और दूसरी, अपने घर के या समाज के बुजुर्गों के साथ बस थोड़ा सा वक्त बिताएं। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और आखिर में उनका ये मैसेज हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में असली सुकून, असली संतुष्टि दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने में है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो रतन टाटा की विरासत हम सबको देकर गई है। सोचने वाली बात है ना।